लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। बताएं क्या कॉन्सेप्ट है? किस चीज को पता है? तो इनकैप्सुलेशन पे हम मूव करते हैं। इनकैप्सुलेशन चौथा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट के चार होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली नाम से अगर ऐसा ही है ना, फायर तो उसका एक कवर होता है, असल जो दवाई होती है वो उसके अंदर होती है। तो इनकैप्सुलेशन उस दवाई को महफूज करता है अपने कवर के थ्रू। तो जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक अप्लाई करें कि आपकी जो आपका जो डेटा है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो किसी बाउंड्री के अंदर आ जाए, मतलब कि उसकी एक्सेसिबिलिटी को आप कंट्रोल करने लगें, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। मतलब कि जब तक आप उस कवर को खोल नहीं देते, जब तक आप उसकी दवाई को एक्सेस नहीं कर सकते। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में आप कुछ मेथड्स, कुछ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी एनिमल क्लास है, ठीक है, अब केट क्लास से जब उसे एक्सटेंड किया तो सारी की सारी चीज़ें एनिमल क्लास की केट में आ गई, सारी की सारी चीज़ें आ गई, नेम, एज, डिस्क्राइब, नेम, सब का सब उसके अंदर एक्सेसिबल हो गया। लेकिन मैं ये चाहूँ कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ नाम और मेक साउंड बस। जब भी केट क्लास एक्सटेंड करे एनिमल को, तो वो एक्सेस कर सके नेम को और मेक साउंड को। एज और डिस्क्राइब को वो एक्सेस ना कर सके, वो प्रोटेक्टेड हो। वो क्या हो? प्रोटेक्शन में हो, एक कॉन्सेप्चुअल एक प्रोटेक्शन में। क्योंकि जब हम यहाँ पे लिखते हैं केट वन डॉट, तो देखिए पूरी लिस्ट आ जाती है, एज, कलर, डिस्क्राइब, नेम, सब आ जाता है। हम कह रहे हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट में से सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेक साउंड है और नेम है, एज ना है, डिस्क्राइब ना है। इस तरीके की जो टेक्निक अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की टेक्निक अप्लाई करने के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स। क्या पढ़ने पड़ते हैं? अब देखिए, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या नाम लिया मैंने? बोले, आप सब बोले, क्या है? एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, एक्सेस करना, और मॉडिफायर के मतलब उस एक्सेस को हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं फुल्ली एक्सेसिबल हो तो भी हम कर रहे हैं, पार्शियली एक्सेसिबल हो या बिल्कुल भी एक्सेसिबल हो, ये तमाम चीजें हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इस रेट और प्रोटेक्टेड तीन एक्सेस मॉडिफायर, क्या? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अब ये मैंने तीन नाम दिए ना, ये तीनों कीवर्ड हैं, तो आपको यूज भी यही करना है। ऐसा नहीं कि आपने जहन में कुछ और बिठाना, लिखना कुछ और है, नहीं। जो मैंने आपको बताया ना, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, यही तीनों आप लिखेंगे कोड में, तो आपको याद करना भी आसान हो गया कि तीन मॉडिफायर्स होंगे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। एक और अलग से है, ये एक्सेस मॉडिफायर आप उसको ना समझें, एक और सुनते स्टैटिक, ये पहले देख लेते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी चीज है, इसके पहले देख लेते हैं। और जब मैं क्लास बना रहा हूँ जिसका मैंने नाम दे दिया कि ये एक सर्कल है, सर्कल की क्लास है। अब मुझे पता, मैंने अगर क्लास सर्कल बनाई है, तो आप मुझे ये बताएं कि इसका विजुअली आप इससे क्या अचीव कर सकते हैं इस क्लास से? इस क्लास से क्या अचीव कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन करें। और इसके अलावा देखें, हाँ आपने सही कहा है, उसका कोई ना कोई क्या होगा? सर्कमफेरेंस। जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो हम क्या किस चीज की बात करते हैं? उसका सर्कमफेरेंस।
ठीक है, जो कि हम पाई की वैल्यू से डिफाइन करते हैं। अब चलिए ये तो पूरी मैथमेटिकल चीज हो गई। बात है कि हम कलर की बात कर रहे हैं ना। मेरे पास एक दायरा है जिसका कलर है ग्रीन, इसी एक दूसरा है इसका ब्लू, तीसरा का है येलो, ठीक है। इस तरीके से हम मुख्तलिफ सर्कल बनाए। हाँ, उनकी डायमेंशन भी चेंज हो सकती हैं। एक सर्कल है जिसकी विड्थ और हाइट है 10 इंच, एक है जिसकी विड्थ और हाइट है 15, 20। तो एक ही क्लास है लेकिन हम मुख्तलिफ इंस्टेंसेस से बना सकते हैं। लेकिन एक चीज इसमें है, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ पाया, ठीक है। ये जस्ट में अच्छा चले, ये नहीं लिखते, हम लिखते हैं कलर हम लिख देते हैं कि इसका जो कलर होगा ना होगा रेड, रेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अब मुझे बताएं कि मुझे अगर इस कलर को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँ। मैं ये प्रिंट में देखना चाह रहा हूँ, कंसोल में देखना चाह रहा हूँ, कलर आ रहा हो रेड, कैसे करें? इंस्टेंस बनाएंगे, क्या करेंगे कि कांस्टेंट C1 इक्वल टू न्यू सर्कल और हम उसको कॉल कर देंगे। कंसोल में हम क्या लिखें? C1, फिर इसके बाद डॉट कलर, C1 डॉट कलर, ऐसे ही TSC रेड आ गया हमारे पास, यहाँ पे रेड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने इंस्टेंस बना के किया ना, ये तो हमने इंस्टेंस बना के किया। मैं क्या नहीं, मुझे इंस्टेंस नहीं बनाना, मैं लिखूँ सर्कल डॉट रेड और आ जाए, और नहीं सर्कल डॉट कलर और मेरे पास रेड आ रहा है। मैं इंस्टेंस नहीं बनाना चाहता। अब बताएं ये सब क्या ये भी एक्सेसिबल है? क्या ये भी एक्सेसिबल है सर्कल डॉट कलर? नहीं है। इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए तो डायरेक्ट अपने क्लास के नाम से एक्सेसिबल हो, बगैर इंस्टेंस के डायरेक्टली क्लास के नाम से एक्सेसिबल हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टीज। उसको हम क्या कहते हैं? अब ये इंस्टेंस में अवेलेबल नहीं होगा, ये डायरेक्टली क्लास के नाम से ही एक्सेसिबल होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं कि कांस्टेंट C1 इक्वल टू न्यू सर्कल और हम कहते हैं C1 डॉट, देखें आ रहा है हमारे पास कुछ कलर लिखा, पहले तो आ रहा था ना डॉट, जैसे हम डॉट लगा देते हमें वो ऑटो कंप्लीट में दे देता था कलर, अब नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब वो क्या है, एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है। स्टैटिक प्रॉपर्टी एक्सेसिबल होगी बाय यूजिंग क्लास नेम डायरेक्टली विदाउट इंस्टेंस। तो अगर हम दोबारा से इसको रन करने की कोशिश करें तो दोबारा से आ गया रन, लेकिन इस बार डायरेक्टली बाय यूजिंग क्लास नेम। तो ये बहुत आसान और छोटी चीज थी स्टैटिक प्रॉपर्टी। इसका अभी तो देखिए स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाइए, आप स्टैटिक मेथड बना लें, आपकी मर्जी, कलर और आप बता दें इसको जी रिटर्न कर दो दिस डॉट कलर, स्टैटिक मेथड आप बना लें। ये स्टैटिक किस तरीके से काम करता है? कोई कंफ्यूजन है तो भी बताएं। प्रोटेक्टेड है एंड प्राइवेट, ये तीन मजीद एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये हम स्टैटिक बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब थोड़ी देर तक इसकी हम एग्जाम्पल इस तरह लेते हैं कि हाँ दोबारा से पीछे वाले बोर्ड पे जाते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पे जो डिफाइन की थी दो चीज़ें पेयर्ड क्लास के अंदर, हमने कहा था जी नेम होगा और एज होगा। तो ये दोनों बाय डिफॉल्ट कौन से मॉडिफायर हैं? बाय डिफॉल्ट पब्लिक मॉडिफायर है। अगर आप पब्लिक लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट मॉडिफायर क्या होता है क्लास में? पब्लिक। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सेम चीज यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। ये
सेम ही बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होगा। एक चीज हम इसके थ्रू कर सकते हैं मुझे, एक चीज जो हम ये जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है कीवर्ड के में एक फायदा दे सकता है, वो क्या है कि मैं नहीं चाह रहा कि मैं ये अलग से डिफाइन करूँ, मैं नहीं चाह रहा कि मैं ये चीज़ अलग से डिफाइन करूँ, यहाँ पे 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखूँ, तो मैं इन्हें डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में लिख सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में लिख सकता हूँ और मैं यहाँ से ये हटा दूँ, तो क्या मैं ये भी हटा सकता हूँ? देखिए बिल्कुल क्या क्या एक ही लाइन में हमने वो काम करते जो कि पहले हमने 3 से 4 लाइन लिखा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर दिया। इस एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक की वजह से हमने पिछला 5 लाइनों का कोड एक लाइन में लेके आया। ये हम मॉडिफायर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आसानी कर सकते हैं जी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, पब्लिक अगर आप नहीं भी लिखते, अगर आप यहाँ पे आप नहीं लिखते मॉडिफायर तो आपको कहेगा कि नहीं अब आप अलग से डिफाइन करें, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो क्लास का कंस्ट्रक्टर टाइप्स खुद ही समझ जाएगा कि ये एक पब्लिक एनिमल क्लास में ये एक पब्लिक की है नेम और एज, जिसको मुझे उसी तरीके से इंप्लीमेंट करना है जिस तरीके से हमने बगैर एक्सेस मॉडिफायर लिखा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका भी इंस्टेंस बना सकते हैं कि हम कह सकते हैं एनिमल 1 इक्वल एनिमल क्लास, और हम यहाँ पे कुछ भी नाम बता देंगे, हम कह देंगे कि कैट और उसका हम यहाँ पे एज लिख देंगे। और अगर हम कंसोल में इसको देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कंसोल और एनिमल 1। ये सीख गया, इनके इक्वेशन चलाया, हमारे पास ये नेम और एज हमारे पास लिखा हुआ आ गया। इस कंसोल को हम थोड़ा अब फॉर एग्जाम्पल हमने इससे मैं पुरानी गेम को स्किल यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम दोबारा उन्हीं क्लासेस के साथ क्या कर रहे हैं, उस चीज को सीख रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब सेम चीज गेट क्लास में यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इस वक्त इसको ये एक्सटेंड कर रहा है एनिमल क्लास को, ये गेट क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को, तो वो क्या तमाम चीजों को एक्सेस कर सकता है, नेम एज ये तमाम चीजें एक्सेसिबल हैं गेट क्लास में, हाँ या ना? क्या इस गेट क्लास के अंदर नेम एक्सेसिबल है, एज एक्सेसिबल है, डिस्क्राइब, मेक साउंड ये तमाम चीजें एक्सेसिबल हैं? कैसे पता चले? हम यहाँ पे लगा एक बना के देख लेते हैं, इसमें हम कहते हैं जी गेट 1 इक्वल टू न्यू गेट क्लास, और हम यहाँ पे नाम पास कर देते हैं। हमने क्या कहना पड़ेगा यहाँ पे, कोई भी नाम बोलना है तो नाम याद नहीं आ रहा, वाइट, ठीक है। और अगर हम कहते हैं जी गेट 1 डॉट, तो हमारे पास नेम भी आ रहा है, एज भी आ रहा है और तमाम चीजें आ रही हैं। यहाँ पर इशू क्या है, ओके हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, न्यू गेट 1 कर देते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं हमारे पास तमाम चीजें एक्सेसिबल हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको मेक साउंड एक्सेसिबल ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेक साउंड का जो मेथड है जो कि हमने एनिमल क्लास में पेरेंट क्लास में डिफाइन किया हुआ है वो एक्सेसिबल ना हो जब हम यहाँ पे डॉट करें। तो हम क्या कर देंगे, इस मेक साउंड से पहले हम लिख देंगे प्राइवेट, क्या लिख देंगे, प्राइवेट। अभी क्या लिखेगा, बट नॉट इन आई एनिमल। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे भी इसको एक्सेसिबिलिटी
करके यहाँ पे हमने इसको प्राइवेट कर दिया। आपने एक्सेस मॉडिफायर इंटरफेस में अप्लाई नहीं किया, लेकिन इंटरफेस में तो एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई होते ही नहीं, तो वो क्यों एरर दे रहे हैं? तो दे दी सकते हैं, इसलिए फिर हम इसे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि एक काम करते हैं, मेन को रहने देते हैं, प्लेस वगैरह क्या क्या करना है। तो एक बैंक अकाउंट में प्राइवेट चीज क्या होगी आपके लिहाज से। इसके अलावा आप पासवर्ड तो है और आपका बैलेंस रखना चाहेंगे प्राइवेट, तो उसको हम अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक नंबर होगा, इनिशियली क्या होगा 0 होगा, प्राइवेट बना लिया। इसके बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, थोड़ी ना हम यही चाह रहे कि अकाउंट होल्डर का नाम पता चले। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अकाउंट होल्डर, और वो इसकी जो वैल्यू होगी स्ट्रिंग होगी, इनिशियली हम लिखेंगे। तो हमने एक क्लास बनाई है बैंक अकाउंट, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, बैलेंस और अकाउंट होल्डर। अब फॉर एग्जाम्पल हम इससे एक इंस्टेंस बनाते हैं, हम कहते हैं कि न्यू अकाउंट, इसको हम कॉल करते हैं तो पहले जब हम डॉट लगाते थे तो हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट हो जाती है इंस्टेंस में, ऐसा ही है। अब हम करें तो क्या हो रहा है, आ रहे कुछ नहीं, पब्लिक करें इसको एक बार। अब बैलेंस शो हो गया, लेकिन अकाउंट होल्डर शो नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज हमने एक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया। हमने कहा कि नहीं, अकाउंट होल्डर हमारा प्राइवेट होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, जो कि हम एक्सपोज नहीं करना चाह रहे, जो कि हम किसी को बताना नहीं चाह रहे। वो विद इन दिस क्लास को वर्क करेगी, मगर इसके बाहर इंस्टेंसेस को या एक्सटेंड करेगी किसी ड्राइव, किसी को भी अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, अब ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। अब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर में हम क्या सेट करना चाह रहे हैं, हम इस अकाउंट होल्डर का नाम सेट करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर में। तो अब तक कैसे करेंगे, नहीं, ना मैं किसी इंस्टेंस पे हूँ, ना मैं किसी ड्राइव क्लास में हूँ, मैं इस वक्त हूँ विद इन दिस मेन क्लास हूँ, पेरेंट क्लास हूँ, बैंक अकाउंट में हूँ। तो विद इन दिस क्लास हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर तो हम यहाँ पे पास कर दें कंस्ट्रक्टर में अकाउंट होल्डर, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज हो जाएगा, नाम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगेन सवाल में क्या वो इस इंस्टेंस को अवेलेबल होगा, नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ न्यू बैंक अकाउंट, और मैं यहाँ पे नाम पास कर रहा हूँ जॉन डो, ये मैंने एग्जाम्पल नाम पास कर दिया। अब इस अकाउंट होल्डर का नाम तो यहाँ पे सेव हो गया, लेकिन क्या सेव होने के बाद अकाउंट 1 में क्या अब भी एक्सेसिबल है? नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या है, प्राइवेट, इस वजह से। ओके, तो इंफॉर्मेशन जरूर सेव होगी, इंफॉर्मेशन हम सेव जरूर करा सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर सकते। डिपॉजिट करना है, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू, तो बैलेंस पास करेंगे किस तरह,
यहाँ पे पास करेंगे, वो एक नंबर होगा और हम कह देंगे कि ये बैलेंस यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो ये भी देखें प्राइवेट है, बैलेंस भी क्या है, प्राइवेट है। इसका मतलब क्या हम यहाँ पे बैलेंस अपडेट कर सकेंगे? क्या हम बैलेंस अपडेट कर सकेंगे? कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? नहीं होगा या होगा? कौन कहता है कि हो जाएगा? कितने से कह रहे नहीं होगी, लेकिन इसके इंस्टेंस में या इसकी ड्राइव क्लास में, मतलब चाइल्ड क्लास में वो एक्सेस अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, प्राइवेट है। लेकिन इस मेथड के थ्रू अपडेट जरूर हो जाएगा। तो क्या ये जो मेथड है वो इंस्टेंस अवेलेबल होगा? देखिए बैलेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है बैंक अकाउंट की। तो डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट जब हम होल्ड कर रहे हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहा है। तो क्या इस इंस्टेंस के अंदर जो बैंक अकाउंट 1 है उसमें भी डिपॉजिट का मेथड अवेलेबल होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि बैंक अकाउंट 1 में हर पब्लिक प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अगर डिपॉजिट एक पब्लिक मेथड है तो वो इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। देखिए अवेलेबल है, डिपॉजिट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम होल्ड भी कर सकते हैं, इसको हम कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, पब्लिक मेथड है। अगर हम इसको प्राइवेट बना देंगे तब देखिए एक्सेसिबल नहीं है। अब ये एक्सेसिबल नहीं रहेगा, लेकिन हम इसको पब्लिक ही रखना चाह रहे हैं। डिपॉजिट कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकता है बैंक अकाउंट से? विथड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं ना कोई रकम। तो उसके लिए आपको क्या एक अमाउंट बतानी पड़ेगी कि ये अमाउंट है जो मैं विथड्रॉ करना चाह रहा हूँ। इसका इफेक्ट बैंक अकाउंट पे क्या पड़ेगा ये बताओ। माइनस होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस डॉट बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट। समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं बैलेंस में से वो अमाउंट क्या हो जाए, माइनस हो जाए। हम यहाँ पे भी कोई चेक्स नहीं लगा रहे हैं, हम चाहे तो यहाँ पे कुछ मजीद चेक्स लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अमाउंट 0 है, आप फिर भी 200 निकालना चाह रहे हैं तो क्या होना चाहिए? तो उसके लिए हमें यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। अगर हम चाहें हम ये कह सकते हैं कि दिस डॉट बैलेंस इफ लेस देन अमाउंट, इफ लेस देन अमाउंट, तो क्या करते, रिटर्न कर दे या कंसोल कर दे इन सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, अदरवाइज वो डिडक्ट कर ले उसमें से, और डिडक्ट करने के बाद वो हमें रिटर्न कर दे जो भी। तो उसके लिए ये लॉजिक अपनी मर्जी से बना सकते हैं ना। यहाँ पर आपको जिस तरीके से डिपॉजिट हमें 200 का, तो अगर हम विड्रॉ करना चाहें तो क्या हम 200 करा सकते हैं? करा सकते हैं। 300 करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले 100 को विड्रॉ करते हैं, फिर दोबारा से 200 विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ सक्सेसफुल, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी कि कितनी अमाउंट सक्सेसफुल विड्रॉ हो गई। तो फिर भी तुम इसको चला के चेक कर रहे हैं। ठीक है, विड्रॉ सक्सेसफुल 100, दूसरे में आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस, और फिर आया विड्रॉ सक्सेसफुल 200। देखते हैं, ठीक है, 200 ऐड हो गया और फिर हमने विड्रॉ किया। अच्छा, बेसिकली हुआ ये कि हमारे पास यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है,
इसको हमने एल्स में लगाया था, इसलिए वो उस तरीके से था। उसने इफ तो चला दिया, इसके बाद दूसरा कोड भी एग्जीक्यूट हो गया ना इस ब्लॉक के बारे में। अब सही है, आपको खुश हो रहा है यार, डिपॉजिट कर वगैरह मॉडिफायर, या आप लोग समझ में आ गया यहाँ पे किस तरीके से उसके इंस्टेंस में या उसकी चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा, जबकि अगर पब्लिक होगा तो वो एक्सेसिबल होगा। तीसरा है प्रोटेक्टेड। इसका क्या मतलब है? प्रोटेक्ट ठीक है, एक्सटेंस बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट अकाउंट ऑफ यहाँ पे आप देखें, जो मैंने जेएस बैंक से जो हमने इंस्टेंस बनाया, ठीक है, उसके अंदर हम डॉट करें तो डिपॉजिट और विथड्रॉ ये दो अवेलेबल। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें पहले भी ये चीज़ देखी थी कि डिपॉजिट और विथड्रॉ जो पब्लिक मेथड है इसलिए वो अवेलेबल है, जबकि ये प्राइवेट है, ये अवेलेबल उसके क्लास जो क्लास चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। ओके, नाउ हम करते हैं इसको प्रोटेक्ट। अब ठीक है, यहाँ पे सिर्फ विथड्रॉ आ रहा है, डिपॉजिट नहीं आ रहा। ओके, तो क्या अगर मैं ये इंस्टेंस डायरेक्टली बैंक अकाउंट से बनाऊं, जेम्स बैंक से ना बनाऊं, यहाँ से डायरेक्टली इससे ये इंस्टेंस बनाऊं और मैं यहाँ पे ले लूँ जेट और यहाँ ले लूँ न्यू अकाउंट, तो क्या अब बताइए इस न्यू अकाउंट पे कितने कौन कौन से मेथड डालूं? वो प्रोटेक्टेड है, याद रखना, डिपॉजिट है प्रोटेक्टेड है, जो कि अभी हमने यहाँ देखा कि जेम्स बैंक में अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या यहाँ अवेलेबल होगा या नहीं होगा? ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट का इंस्टेंस है, लेकिन तब भी यहाँ पे अवेलेबल, हाँ, क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, इसीलिए वो अवेलेबल भी नहीं है। अब मसला ये है कि फिर हम प्रोटेक्टेड यूज क्यों करें? जब हम प्राइवेट से भी अगर सेम काम कर सकते हैं तो हम प्रोटेक्टेड अलग से यूज क्यों करें? सवाल के लिए वहाँ कोई आइडिया है? एक्सेस मॉडिफायर है ना, वो एक्चुअली चेंज करने के लिहाज से नहीं है, वो है कि एक्सेस करने के लिहाज से, कि क्या चीज़ एक्सेसिबल है, क्या चीज़ एक्सेसिबल नहीं है, उसके लिहाज से है। तो एनी आइडियाज? विथड्रॉ का डिपॉजिट यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं था, जिसको हमने प्रोटेक्टेड करा हुआ है। चाइल्ड क्लास में क्या होता है? यूज हो जाता है, विद इन द चाइल्ड क्लास यूज हो जाएगा। आप ये कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस डॉट तो यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, इसका तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको दिस डॉट प्राइवेट करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं प्रोटेक्टेड हटा के मैं इसको तो लेके आना चाहता हूँ प्रोटेक्टेड फॉर एग्जाम्पल, और मैंने जो यहाँ पे जेम्स बैंक यहाँ पे बनाया है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल गेट अकाउंट होल्डर नेम, एक मेथड बना के मैं कह दूँ कि रिटर्न या कंसोल कर दो दिस डॉट अकाउंट होल्डर, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कर दूँ गेट अकाउंट होल्डर नेम, तो मेरे पास आ जाएगा, एज प्रोटेक्टेड को आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम प्राइवेट कर दें तो
अब एक्सेसिबल नहीं है। तो डिफरेंस समझ लो आप है। प्राइवेट बिल्कुल भी एक्सेस अलाउ नहीं करता, चाहे वो चाइल्ड क्लास हो, बिल्कुल भी एक्सेस अलाउ नहीं करता। जबकि प्रोटेक्टेड क्या करता है, विद इन द चाइल्ड क्लास एक्सेस अलाउ कर देता है, विद इन द चाइल्ड क्लास एक्सेस अलाउ कर देता है। लेकिन क्या इंस्टेंस पे अलाउ करता है? जैसे अगर हम यहाँ देखें, यहाँ तो अकाउंट नेम नहीं आ रहा, जिसका आप डिफरेंस समझ रहे हैं। इंस्टेंस जो हमने बनाया ना जेम्स बैंक से, जो इंस्टेंस बनाया है, उस इंस्टेंस से डायरेक्टली अकाउंट होल्डर एक्सेसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अकाउंट होल्डर, नहीं आ रहा, मतलब इंस्टेंस से वो एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन जो उसकी जो चाइल्ड क्लास है, जो ड्राइव क्लास है, विद इन दैट क्लास एक्सेसिबल जरूर है। तो जब भी आप प्रोटेक्टेड यूज करेंगे, प्राइवेट क्या होगा, आपके हर तरफ एक्सेसिबल होगा, वो इंस्टेंस में एक्सेसिबल होगा और विद इन द क्लास भी एक्सेसिबल होगा। प्रोटेक्टेड इंस्टेंस में एक्सेसिबल नहीं होगा, जब आप इंस्टेंस बनाएंगे तो एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन विद इन द क्लास अगर आप कर रहे हैं तो एक्सेसिबल होगा। प्राइवेट जो है वो विद इन द क्लास एक्सेसिबल, अगर हम चाइल्ड क्लास की बात कर रहे हैं तो पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज प्राइवेट हैं, तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टीज ना इंस्टेंस में एक्सेसिबल होंगी और ना विद इन द क्लास एक्सेसिबल होंगी। तो अकाउंट होल्डर अगर प्रोटेक्टेड, पेरेंट्स अगर प्राइवेट, तो विद इन दिस चाइल्ड क्लास जो कि जेम्स बैंक है, अकाउंट होल्डर एक्सेसिबल हो रहा है, लेकिन क्या बैलेंस एक्सेसिबल है? देखो बैलेंस एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट है, जबकि अकाउंट होल्डर है प्रोटेक्टेड है, इसीलिए वो एक्सेसिबल है। तो ये बातें तीनों एक्सेस मॉडिफायर्स। तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करें। एक चीज आप लोगों को यहाँ बता दूं कि जिस तरीके से हम खुद क्लासेस बनाते हैं, बिल्ट-इन भी कुछ क्लासेस जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल होती हैं, जिनको हमें डिफाइन करने की या बनाने की जरूरत नहीं होती, हम उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जिसमें से एक क्लास है मैथ, ठीक है, क्या मैथ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो बता रहा है कि हाँ ये एक्सेसिबल है बिकॉज द फाइल इज .txt। जावास्क्रिप्ट में मैथ की क्लास यूनिवर्सली अवेलेबल होती है। डॉट लगा के आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट हो गया या पाई हो गया। तो अगर हम ये चीज़ अभी अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो आप लोग ये भी सोचिएगा कि ये आया कहाँ से, ये एक बिल्ट-इन क्लास होगी, इससे ये दूसरी भी कुछ बिल्ट-इन क्लासेस होती हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। अब जब बात आती है फंक्शन ओवरलोडिंग की, तो कॉन्सेप्चुअली इसका मतलब ये है कि आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, मगर फंक्शन जो है वो आप अब तक जो हमने डिफाइन किया उसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर जरूर होती थी, वो हम डिफाइन कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन हो, ठीक है, और गेट एरिया, ठीक है, ये एक फंक्शन है गेट एरिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक पैरामीटर हो जो कि एक स्क्वायर का हमें एरिया ला के दे, एक किस चीज़ का एरिया ला के दे, स्क्वायर का एरिया ला के दे। तो हम कह देंगे कि इसको साइड्स होंगी, ठीक है, साइड्स होंगी, और वो क्या होगा, एक नंबर में होगा, ईच साइड जो लेंथ होगी वो नंबर में होगी, ठीक है। और इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्या उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम साइड को दोबारा से लेंथ को विड्थ कर दें तो हमारे पास एक एरिया आ जाता है। अब बात ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा फंक्शन गेट एरिया अपनी जगह ठीक है हो, लेकिन ये तो फॉर मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर के लिए एरिया का मैंने लिखा हुआ फंक्शन, ये मैंने किसके लिए लिखा हुआ है, स्क्वायर के लिए लिखा हुआ है। कि इस फंक्शन से मैं एरिया मालूम करूँगा, किसका, स्क्वायर का एरिया मालूम करूँगा।
अब इस एरर को हम बाद में देखते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं, ठीक है। ये अभी हमने एक जस्ट काइंड ऑफ एक फंक्शन बनाया जिसकी अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन भी करी है। तो जब भी हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि ओवरलोड सिग्नेचर, एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरलोड सिग्नेचर। दूसरे पार्ट को हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। तो ओवरलोड सिग्नेचर की जो बात करते हैं तो अभी हम यहाँ पे ओवरलोड सिग्नेचर्स बना रहे हैं बेसिकली। एक तो ये हमने स्क्वायर के लिए बना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एरिया हो जो कि किसका हो, रेक्टेंगल का हो। तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ नाम सेम होना चाहिए, नाम गेट एरिया ही होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, स्क्वायर के लिए मैं एरिया मालूम करना चाह रहा हूँ, रेक्टेंगल के लिए करना चाह रहा हूँ और सर्कल के लिए भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नाम तीनों के लिए मैं सेम यूज करूँ। क्या करें जी, एक ही पैरामीटर नहीं, लेकिन फॉर्मूले में हमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स की जरूरत है ना। जैसे अगर सर्कल का एरिया है उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, और अगर रेक्टेंगल का उसमें लेंथ और विड्थ चाहिए, और अगर स्क्वायर है उसमें हमें साइड चाहिए। ये तीन डिफरेंट शेप्स के लिए तीन डिफरेंट पैरामीटर्स हमें एक्सेप्ट करने लाजमी है। तो अब हम लेकिन हम फिर भी चाह रहे हैं कि एक्चुअली का कोई गेट एरिया स्क्वायर, गेट एरिया रेक्टेंगल, गेट एरिया सर्कल, तो नाम ही चेंज हो गया, नाम गेट एरिया ही रखना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे ये कि एक तो हमने ओवरलोड सिग्नेचर्स डिफाइन करेंगे। जो पहली सिग्नेचर है वो किसके लिए, स्क्वायर के लिए। दूसरी सिग्नेचर है रेक्टेंगल के लिए, उसके अंदर हम बता देंगे कि यहाँ पे होगी लेंथ होगी, और दूसरा जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, विड्थ का पैरामीटर होगा जो कि एक नंबर होगा और वो रिटर्न भी नंबर करेगा। और थर्ड के लिए सर्कल के लिए होगा रेडियस। अब बात ये कि जब हम इसको एक पैरामीटर यहाँ पे देंगे तो अब आप देखिए स्क्वायर में भी एक पैरामीटर है, इसकी टाइप भी नंबर है, इसकी भी नंबर है। तो हम इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें। तो जब ये गेट एरिया कोड हुआ है तो वो सर्कल के लिए हुआ है या स्क्वायर के लिए हुआ है। इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू ऐड करें, इस सर्कल एक हम बूलियन एक्स्ट्रा एक हम पैरामीटर ऐड कर रहे हैं इस सर्कल, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें बिटवीन सर्कल एंड स्क्वायर। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। अभी तक हमने मतलब इम्प्लीमेंटेशन हमने तीन मुख्तलिफ बातें कर दी एक ही चीज के हवाले से, लेकिन अभी तक बताएं कि ये होगा कैसे। तो अब हम बताएंगे इम्प्लीमेंटेशन कि वो ये तीन चीजें, ये एक ही फंक्शन तीन काम करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये अब हम बताएंगे। उसके लिए हम लिखेंगे दोबारा से फंक्शन गेट एरिया, दोबारा से एक और बार, जब तीन बार लिखे तो चौथी बार भी लिख लेते हैं। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब बेसिकली अब हमें बताना ये है कि गेट एरिया इन तीनों सिग्नेचर्स को देखते हुए आप मुझे बताएं कि मैक्सिमम कितने आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम हम इसको क्या गिनेंगे, 2। एक यहाँ पे कर रहा है, 2 इसमें कर रहा है और 2 यहाँ कर रहा है, तो मैक्सिमम होगा 2। तो गेट एरिया का फंक्शन इस सिर्फ 2 मैक्सिमम आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। एक करेगा तो वो जाएगा स्क्वायर के लिए, 2 अगर हम आर्गुमेंट देंगे तो वो रेक्टेंगल या सर्कल में से किसी एक के लिए होगा। डिफरेंशिएट हम करेंगे बाय यूजिंग दिस बूलियन वैल्यू। लेकिन मैक्सिमम कितने आर्गुमेंट्स हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पर मिलते हैं पैराम 1 क्या हो सकता है। पैराम 1 हमेशा इसकी देखें, जब पैराम 1 है साइड हो गया या लेंथ हो गया या रेडियस हो गया, तीनों जगह पे नंबर इसकी टाइप है, नंबर इसकी क्या है, टाइप है। तो इसका मतलब पैराम 1 को हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेगा। पैराम 2 ओके, पैराम 2 ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर और, तो किस तरह लिखें यहाँ पे कि वो नंबर भी एक्सेप्ट करे और बूलियन भी एक्सेप्ट करे। किस तरह लिखें यहाँ पे बताएं, नंबर इसके बाद टाइप सिंबल, इसके बाद
बूलियन, जबरदस्त। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये नंबर भी एक्सेप्ट करेगा और ये बूलियन भी एक्सेप्ट करेगा, दोनों चीजें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। फाइन। अब इसके बाद क्या इशू आ रहा है कि अब हम ओके ठीक है, जब हम इसको कॉल करते हैं हम कहेंगे कि हम इसको कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इस ओवरलोडेड फंक्शन को फॉर यूजिंग फॉर स्क्वायर, ठीक है। तो यूजिंग फॉर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर और हम इसको कॉल कर देंगे गेट एरिया और हम पास करेंगे सिर्फ ए, हमने 4 पास कर दिया। अब देखिए कोई यहाँ पे एरर नहीं है बिकॉज इसको पता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा ऐसी सिग्नेचर, ऐसी फंक्शन सिग्नेचर अवेलेबल है कि जिसमें एक आर्ग्यूमेंट है तो वो उसी को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन एक इशू है कि क्या दूसरा हम जब हम दूसरे के लिए यूज करें तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम इसको ऑप्शन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क लगा के इसको हम ऑप्शन कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं सेकंड दो ना दो इट्स फाइन। ये हमने एक्सप्रेसिवली खुद बताया कि ये ऑप्शनल है, अगर हम नहीं बता रहे तब भी यहाँ पे वो एक एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द सिग्नेचर की वजह से। बट बेहतर ये है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इसको बता दें कि एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये स्क्वायर के लिए ऑप्शनल है, रेक्टेंगल और सर्कल के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन स्क्वायर के लिए ऑप्शनल है। इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इसको ऑप्शन खुद से इंग्लिश की खुद एक्सप्रेसिवली खुद बता दिया उसको। हमें लगानी पड़ेगी अगर हमें डिफरेंशिएट करना है। फॉर्मूला अगर हमें स्क्वायर के लिए लगाना है तो डिफरेंट है, रेक्टेंगल के लिए लगाना है तो डिफरेंट है, और अगर सर्कल के लिए लगाना है तो इसका तो हमारे पास कोई कंडीशनल सीक्वेंस होना चाहिए, कंडीशनल कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम बता सकें कि इस वक्त जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो किसके लिए करनी है। ऐसा ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या नहीं। तो अब आप बताएं कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें इस चीज़ को, कैसे डिफरेंशिएट करें इस चीज़ को। हम ये चेक कर लें कि ये है या नहीं, अगर है तो उसकी टाइप क्या है तो आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सर्कल या विड्थ नहीं है, नहीं पास किया हुआ, तो ऑब्वियसली ये क्या है, स्क्वायर है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4,4 पास किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। क्यों, कैसे डिफरेंशिएट किया, सेकंड पास तो क्या है लेकिन टाइप क्या है, नंबर। इसका मतलब अगर सेकंड है तो अगर हम ये देखते हैं तो उसकी टाइप क्या है, तब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों के बीच। तो ये लॉजिकल चीज है कि आपने स्ट्रक्चर को अपने देखते हुए ये बता दिया कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ, क्योंकि अगर हमें टाइप चेक करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, टाइप ऑफ पेरम 2। अगर पेरम 2 की टाइप इक्वल टू नंबर है, ठीक है, नंबर है एन, इसके अलावा एक और कंडीशन है, वो क्या के पेरम 2 अवेलेबल भी है। पेरम 2 एक तो अच्छा, इसको मैं पहले ले आऊँगा, टाइप में बाद में चेक करूँगा इसको यहाँ, ताकि सीक्वेंस है। पहले तो हम चेक करेंगे पेरम 2 है या नहीं, पेरम 2 है या नहीं। अगर है तो फिर हम चेक करेंगे उसकी टाइप क्या है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन आप बताएं क्या होनी चाहिए, एल सिर्फ यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए बताएं जी। पेरम 2 इक्वल टू बूलियन, ठीक है, पेरम 2 स्क्वायर होगा। तो हमारे पास तीनों कंडीशंस यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस में फुलफिल कर ली। तो अब इसमें हम रिटर्न करते हैं कुछ एक एक करके। हम कहते हैं अगर तो इस तरीके से है तो आप रिटर्न कर दो पेरम 1 इंटू पेरम 2 पेरम 2। क्यों, क्योंकि ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ कर रहे हैं तो पेरम 1 में आएगा लेंथ, पेरम 2 में आएगी विड्थ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा
रेक्टेंगल का। 2 सर्कल के लिए है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मैथ डॉट फाई इनटू पैराम 1, ऐसा ही, ठीक है। और थर्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, पैराम 1 इनटू पैराम 1, ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर के लिए, स्क्वायर होते हैं राइट। तो ये देखें, अब यहाँ पे भी कोई नहीं दे रहा, कोई भी किसी का एरर और ना हो किसी और इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। अब हम मुख्तलिफ तरीके से इसको यूज करते हैं यूजिंग फॉर रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम ये रेक्टेंगल के लिए यूज कर रहे हैं ग्रेड एरिया, हम यहाँ पे पास कर देंगे प्रोग्राम को एक्सेप्टेबल है यूजिंग फॉर सर्कल। हम यहाँ पे एक सर्कल है और ग्रेड एरिया करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पास करना पड़ेगा, बूलियन में ट्रू पास करना पड़ेगा। जब हम यहाँ ट्रू पास करेंगे तो फिर वो यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करेगा, यहाँ पे तो बूलियन इम्प्लीमेंट करेगा। तब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। चलाना चाह रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, तो यहाँ पर नाम चेंज करेंगे फंक्शन ओवरलोड नाम। अच्छा, हमने यहाँ पे ठीक है 16 और अगर हम यहाँ पे इसका आर्गुमेंट चेंज कर देंगे तो उससे चेंज होता रहेगा। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका, फंक्शन ओवरलोडिंग। आज का लास्ट टॉपिक था यहाँ